हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। तो आप लोग 11th क्लास का एग्जाम दे चुके होंगे। किसका पेपर कैसा रहा कैसा नहीं रहा वो तो बच्चे ही जानेंगे अपना खुद का। लेकिन जब किसी क्लास का फाइनल एग्जाम दे के बच्चे निकलते हैं तो हर बच्चे के मन में एक बात आती है, और वो क्या है जो कि सभी बच्चों के मन में आती है, और वो यही है कि जब वो क्लास से बाहर निकलते हैं, परीक्षा हाल से बाहर निकलते हैं, तो उनके अंदर एक बात जन्म लेती है, और वो ये है कि अभी तक जो हुआ सो हुआ, अगले वर्ष अगली क्लास में बहुत मेहनत करेगी। और इतना ये हर बच्चे के मन में आता है, चाहे बच्चे कह दे कि ऐसा नहीं है सर, हम भी मान ही नहीं सकते। हर बच्चे के मन में जब क्लास फाइनल एग्जाम के दिन, बीच में बहुत कम, फाइनल एग्जाम लास्ट एग्जाम के दिन जब परीक्षा हाल से बाहर निकलते हैं तो उनके अंदर ये मन में ये आता है कि इस वर्ष जो हुआ सो हुआ, अगले वर्ष अगली क्लास में स्टार्ट से ही पढ़ेंगे, इतना मेहनत करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, मन में आता है। लेकिन जैसे ही वो स्कूल से बाहर निकलते हैं लास्ट गेट में, उधर पता चलता है कि आज फाइनल एग्जाम है, तो उनके दोस्त जो हैं बाइक लेके स्टार्ट की और पहले से खड़े रहते हैं कि आज एग्जाम खत्म है, चलो मस्ती करते हैं। तो जो उनके अंदर एक बात जन्म ली थी क्लास से निकलते समय, उसकी हत्या हो जाती है उसी समय। यदि वो हमेशा याद रखें तो ऐसा याद रखने वाले हर बच्चे टॉप कर सकते हैं, लेकिन वो उस बात को तुरंत भूल जाते हैं। परीक्षा हाल से निकलते समय तो वो बात का जन्म होता है, लेकिन स्कूल वाले लास्ट गेट में निकलते निकलते वो खत्म भी हो जाती है, फिर से वही रोटेशन। तो इस बात को ध्यान रखें। यदि आप लोग ऐसा कर सकते हैं कि उसको जिंदा रखें उस बात को, तो आप लोग लाइफ में सब कुछ कर सकते हो। तो अब हम 12th क्लास के फर्स्ट चैप्टर की बात करेंगे स्टार्ट में। तो सबसे पहले तो ये बता दें फर्स्ट चैप्टर में क्या है। यहाँ पर क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर फर्स्ट इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। ये हिंदी मीडियम की क्लास है, यानी आपको हिंदी में लिखना पड़ेगा। विद्युत आवेश एवं क्षेत्र, ये चैप्टर आप लोग 11th क्लास में जो ग्रेविटेशनल वाला पढ़े उससे मिलता जुलता है, ठीक है ना। अब 11th में आप क्या पढ़े क्या नहीं पढ़े हैं वो तो आप ही जानेंगे, है ना, पर कुछ मिलता जुलता रहेगा। तो विद्युत आवेश एवं क्षेत्र, इसमें सबसे पहले आप लोग यही जानना पड़ेगा कि एक बार ये विद्युत जो आता है वो क्या है, विद्युत, ठीक है ना। सिलेबस इसका क्या है, अब पूरा सिलेबस एक बार हम बता भी देंगे तो आप लोगों को तो याद रहेगा नहीं, तो स्टेप बाय स्टेप भी समझना पड़ेगा, है ना। अब वैसे तो हम 10 मिनट सिलेबस बताएं कि इसमें ये पढ़ना है, पर ये तो है नहीं कि हाँ आपको याद रहेगा, सब जानते हो, तो स्टेप बाय स्टेप ही समझना होगा, है ना। तो विद्युत के बारे में आप लोग पढ़े होंगे, थोड़ी सा 8वीं क्लास में शायद रहता था पहले। अब विद्युत आवेश, धन आवेश, ऋण आवेश, ये शायद सुने होंगे, फिर भी थोड़ा सा। विद्युत क्या होती है, विद्युत एक प्रकार की ऊर्जा होती है। विद्युत एक प्रकार की ऊर्जा होती है, वो ऐसी ऊर्जा होती है जिसके कारण किसी वस्तु में हल्के पदार्थों को आकर्षित करने का गुण उत्पन्न होता है।
विद्युत एक प्रकार की ऊर्जा होती है जिसके कारण किसी वस्तु में, किसी पदार्थ में हल्की वस्तुओं को आकर्षित करने का गुण होता है, उसको कहा जा सकता है विद्युत। ये विद्युत घर्षण के कारण उत्पन्न होती है तो उसको घर्षण विद्युत भी कह सकते हैं, ठीक है ना। विद्युत दो प्रकार की होती है, विद्युत तो यानी विद्युत दो प्रकार की, विद्युत दो प्रकार की, एक को बोला जाता है स्थिर विद्युत, स्थिर विद्युत, और दूसरा क्या होता है धारा विद्युत, धारा विद्युत। स्थिर विद्युत का मीन्स होता है कि यदि किसी पदार्थ में उत्पन्न विद्युत स्थिर रहे, प्रवाहित ना हो, और किसी पदार्थ में उत्पन्न विद्युत ऊर्जा यदि एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा सके तो धारा विद्युत। इसका अध्ययन आप लोग करेंगे फर्स्ट और सेकेंड चैप्टर में, ठीक। और इसका अध्ययन करेंगे आप लोग थर्ड चैप्टर में, ठीक है ना। इसमें स्थिर विद्युत प्रवाहित ना होना, और इसमें अब ऊर्जा प्रवाहित होना एक स्थान से दूसरे स्थान पर, ठीक है ना। तो ये हमको मेन आज का जो टॉपिक है वो क्या है, विद्युत आवेश। तो देखिए विद्युत आवेश, विद्युत आवेश, विद्युत आवेश क्या होता है। विद्युत आवेश वैसे किसी पदार्थ, किसी वस्तु को आंतरिक प्रॉपर्टी, आंतरिक गुण ही है, एक प्रकार से कह सकते हैं। विद्युत आवेश किसी वस्तु की आंतरिक उसका गुण ही होता है ना। और इसी कोई खास परिभाषा तो नहीं है, इसको हम कई तरीके से बोलेंगे। सबसे पहले तो आप ये कह सकते हैं विद्युत आवेश से किसी वस्तु का आंतरिक गुण है। फिर ये कह सकते हैं कि विद्युत आवेश स्थिर विद्युत की प्रारंभिक भौतिक राशि है। फिर आप ये भी कह सकते हैं कि इस आवेश एक ऐसी राशि है जो किसी वस्तु में उपस्थित होने पर उस वस्तु में विद्युत बल का अनुभव होता है। एक ऐसी राशि जिसकी उपस्थिति में कोई वस्तु विद्युत बल का अनुभव करे। यदि कोई वस्तु विद्युत बल का अनुभव कर रही है, इसका मतलब है कि उस वस्तु में एक राशि ऐसी है जिसकी वजह से विद्युत बल का अनुभव कर रही है। अब वो राशि कौन सी है, आवेश, ठीक है। यानी आवेश एक ऐसी राशि होती है जिसकी उपस्थिति में कोई भी वस्तु विद्युत बल का अनुभव करती है, और यदि वह राशि उस वस्तु में नहीं है तो विद्युत बल का अनुभव नहीं होगा, ठीक। यानी विद्युत आवेश एक ऐसी राशि है जिसकी उपस्थिति में कोई भी वस्तु विद्युत बल का अनुभव करती है, और उस राशि के उपस्थित न होने पर उस वस्तु में विद्युत बल का अनुभव नहीं होता। विद्युत बल, गुरुत्वाकर्षण बल का बोल देना, गुरुत्वाकर्षण बल तो ऐसे भी काम करेगा, आवेश रहे चाहे ना रहे, ठीक है ना। तो विद्युत आवेश एक ऐसी राशि होती है जिसकी उपस्थिति में कोई वस्तु विद्युत बल का अनुभव करती है, उसकी अनुपस्थिति में विद्युत बल का अनुभव नहीं होता। इसको गणितीय रूप में क्या लिखेंगे, आवेश विद्युत धारा और समय का गुणनफल होता है। विद्युत धारा और समय के गुणनफल को आवेश कहते हैं। तो वैसे तो हमने चार प्रकार से बोल दिया। आवेश किसी पदार्थ का आंतरिक गुण है, आवेश स्थिर विद्युत की प्रारंभिक भौतिक राशि है, आवेश वह राशि जिसकी उपस्थिति विद्युत बल का अनुभव होता है, अनुपस्थिति पर नहीं होता। और चौथा मैथमेटिकल जिसको बोलेंगे कि विद्युत धारा और समय का गुणनफल आवेश कहलाता है ना। और सूत्र में यही काम में आएगा, फिर और परिभाषा आपसे बने चाहे ना बने। अब विद्युत आवेश को क्यू से प्रदर्शित करते हैं, क्यू कैपिटल स्मॉल दोनों हो सकता है। तो क्यू बराबर आई इंटू टी, आई विद्युत धारा, टी समय, क्यू बराबर आई इंटू टी, क्यू स्मॉल कैपिटल दोनों हो सकता है, ठीक है ना। तो विद्युत धारा और समय का गुणनफल आवेश। तो यहाँ पर ये आप समझ गए होंगे, सिंपल सी डिफिनेशन है ना। तो हम बल्कि लिखे भी दे रहे हैं यहाँ पर, ये जो भी बोले सब कुछ लिखे देते हैं। एक है यानी विद्युत आवेश
जिसकी उपस्थिति में कोई वस्तु विद्युत बल का अनुभव करती है तथा उसकी अनुपस्थिति में विद्युत बल का अनुभव नहीं होता है। ये विद्युत आवेश स्थिर विद्युत की प्रारंभिक भौतिक राशि है जिसकी उपस्थिति में कोई वस्तु विद्युत बल का अनुभव करती है तथा उसकी अनुपस्थिति में विद्युत बल का अनुभव नहीं होता है। ठीक है ना। यह विद्युत धारा और समय के गुणनफल के बराबर होता है। इसे Q से दर्शाते हैं। यह विद्युत धारा समय के गुणनफल के बराबर होता है, इसे Q से दर्शाते हैं। अर्थात Q बराबर I इंटू T। ये T क्या है? समय। I क्या है? विद्युत धारा। और ये Q क्या है? आवेश। ठीक है। ये Q जो है स्मॉल कैपिटल दोनों हो सकता है। ठीक है ना। तो विद्युत आवेश स्थिर विद्युत की प्रारंभिक भौतिक राशि जिसकी उपस्थिति में कोई वस्तु विद्युत बल का अनुभव करती है तथा उसकी अनुपस्थिति में विद्युत बल का अनुभव नहीं होता। विद्युत बल गुरुत्वाकर्षण बल, चुंबकीय बल, नाभिकीय बल, रासायनिक बल और बल की बात न करना, सिर्फ यहाँ कौन सी बात कर रहे हैं? विद्युत बल। विद्युत धारा और समय के गुणनफल के बराबर होता है, इसे Q से दर्शाते हैं। Q बराबर I इंटू T। ठीक है। तो ये हो गया। फिर हमें इस आवेश के इसका मात्रा क्या होता है इसको देख लेते हैं। आवेश का मात्रा, आवेश का मात्रा सिंस Q इक्वल टू होता है I इंटू T। अब I क्या है? धारा, इसका मात्रक होता है एम्पियर, 10 में पढ़े हैं। टाइम का मात्रक होता है सेकेंड, और एम्पियर गुणे सेकेंड बराबर कूलाम होता है, ये आपसे जान लो। और ये होता है SI पद्धति में, इसमें SI पद्धति। इसी को स्थायिक कूलाम लिखा जा सकता है, पर ये किस पद्धति में होगा? सीरीज पद्धति में। और एक होता है आयर कूलाम। क्या? आयर कूलाम। और इसको बोलते हैं विद्युत चुंबकीय मात्रा। विद्युत चुंबकीय मात्रा। ये बल्कि इसको ESU लिखा रहता है, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट CGS वाले को ESU इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। ठीक है ना। तो आप क्या समझे? आवेश का मात्रक कूलाम SI पद्धति में, स्थायिक कूलाम CGS पद्धति में, आयर कूलाम विद्युत चुंबकीय मात्रक। कभी कभी आपसे पूछ दिया जाता है कि आवेश का विद्युत चुंबकीय मात्रक बताओ, तो बच्चे दो तो याद रखते हैं, कूलाम और स्थायिक कूलाम ज्यादा से ज्यादा। ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा, विद्युत चुंबकीय मात्रक, आवेश का विद्युत चुंबकीय मात्रक आयर कूलाम होता है, CGS मात्रक स्थायिक कूलाम होता है, SI पद्धति में कूलाम होता है।
जब आपसे मात्रक पूछेगा सिस्टम के बिना तो कूलाम कहोगे। कूलाम क्यों कहोगे? क्योंकि वो सर्वमान होती है सारी पद्धति, तो कूलाम जो है वो आवेश का मात्रक होगा। ठीक है ना, तो ध्यान रखिएगा। अब यदि आप कहें कि इनमें से बड़ा कौन सा है, तो कूलाम है ना। लेकिन आप लोगों को बता दें कि आवेश का एक बड़ा मात्रक और भी होता है जो कम बच्चे जानते हैं, है ना। वो याद है नहीं था किसी को, बताने वाले भी भूल जाते हैं उसको बताना। आवेश का एक मात्रक फैराडे होता है। आवेश का सबसे बड़ा मात्रक क्या होता है? फैराडे। कूलाम से भी बड़ा, अब बड़ा ही नहीं, बहुत बड़ा, भयंकर बड़ा। ठीक है ना। तो आवेश का बहुत बड़ा मात्रक फैराडे होता है। ध्यान देना, फैराडे बोल रहे हैं, फैरड नहीं। फैरड किसी और का मात्रक जरूर होता है, पर यहाँ हमने क्या लिखा है? फैराडे। और एक फैराडे बराबर 96,500 कूलाम होता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखना इसको। आवेश का बहुत बड़ा मात्रक फैराडे होता है, जहां एक फैराडे बराबर 96,500 कूलाम। अब अभी आपको कूलाम, स्कैथ कूलाम, आयत कूलाम बताया, तो इनके बीच में भी कुछ संबंध होता है ना, उनको भी देख लिया जाए। ठीक, देखिए, एक कूलाम बराबर होता है 3 × 10 की घात 9 स्थायिक कूलाम, और एक कूलाम में बराबर होता है 1/10 आयत कूलाम। इसका अर्थ हुआ कि एक आयत कूलाम बराबर, ये गुना कर दो, एक आयत कूलाम बराबर 10 इधर आ जाएगा, मीन्स 10 कूलाम। अब बताओ, या एक आयत कूलाम बराबर, ये 10 लिख दें, ये 10, और इसके जगह पर ये लिख दें, कूलाम की जगह पर ये लिख दें, इसको 3 × 10 की घात 9। ये 10 तो हो गया, और कूलाम की जगह ये लिख दें, तो 3 × 10 की घात 9 स्थायिक कूलाम। तो कुल मिलाकर क्या बना? ये 9 ये मिलके 3 × 10 की घात 10 स्थायिक कूलाम। याद रखिएगा जरूर, यानी आपको ये याद रखना है कि एक कूलाम में कितने स्थायिक कूलाम, तो एक कूलाम में 3 × 10 की घात 9 स्थायिक कूलाम। एक कूलाम में कितने आयत कूलाम, तो 1/10 आयत कूलाम। और एक आयत कूलाम में कितने कूलाम, तो 10 कूलाम। और एक आयत कूलाम में स्थायिक कूलाम कितने, तो ये याद रखना पड़ेगा। ठीक है ना। अभी लगता होगा ये सब बकवास है, 11वीं परीक्षा देके खाली होंगे, 3-4 महीने गए तो मस्ती करेंगे, तो फिर 5वीं क्लास में पहुंच जाओ। याद रखना अभी से। तो 1 कूलाम, 1 आयत कूलाम से ये, ठीक है ना जी। अब तो ये आवेश से कुछ छोटे मात्रक भी है, आवेश के अन्य मात्रक। ठीक है, इनको याद रखना। अन्य मात्रक, आवेश के अन्य मात्रक जो कि मिली कूलाम, माइक्रो कूलाम, नैनो कूलाम, पिको कूलाम, ये मिली कूलाम शॉर्टकट M/C, माइक्रो कूलाम M/C, नैनो कूलाम यानी C, पिको कूलाम PC।
जहां 1 मिली कूलाम बराबर 10⁻³ कूलाम, 1 माइक्रो कूलाम 10⁻6 कूलाम, 1 नैनो कूलाम 10⁻9 कूलाम और 1 पिको कूलाम 10⁻12 कूलाम। अब पिको कूलाम को माइक्रो कूलाम, पिको कूलाम को माइक्रो कूलाम भी कहते हैं, अर्थात 1 पिको कूलाम = 1 माइक्रो कूलाम। इसको क्या पढ़ते हैं? इसको म्यू पढ़ा जाता है, ठीक है। म्यू ये म्यू है, माइक्रो म्यू, ठीक है। ये सब याद रखना। 1 मिली कूलाम 10⁻9 से माइक्रो -6 नैनो -9 पिको। ये अब पिको को ही क्या बोलते हैं? माइक्रो क्यों बोलते हैं? 1 ठो -6 रहता है तो माइक्रो, तो 2 ठो है -12 तो माइक्रो आ जाएगा, ठीक है ना। ये याद रखना, मात्रा भी हो गया। फिर विमीय सूत्र, आप लोग 11th में विमीय सूत्र के बारे में पढ़े हैं। Q बराबर होता है I × T। I के लिए A लिखा जाता है, T के लिए T, M0LTA। जब आप लोगों को 11th में पढ़ाया जाता था तो वहां ये बताया जाता था कि विमीय सूत्र को हमेशा MLT के फॉर्म में लिखते हैं और उनमें से कोई एब्सेंट हो तो उसकी पावर को 0 लिख देते हैं। तो यम द्रव्यमान जो कि इस राशि में नहीं है, या लंबाई जो इस राशि में नहीं है, टी टाइम है तो टी लिख दिया, एम्पियर। 11th क्लास में एम्पियर का नामो निशान नहीं था। 11th क्लास में जब आप लोग पढ़ते थे या पढ़ते अच्छे से तो वहां पर आपको विमीय सूत्र में MLT और आगे चलकर ऊष्माताप वाले चैप्टर में थीटा आ गया था। तो 11वीं क्लास में विमीय सूत्र में आपने जो यूज किया है MLT थीटा का। अब 12वीं में बता दें कि अब एम्पियर आने लगे, MLTA, ठीक है ना। तो ये और आवेश अदिश राशि है। आवेश क्या है? आवेश एक अदिश राशि है, इसको भी याद रखना। अदिश राशि, विद्युत धारा भी अदिश, समय भी अदिश, तो 2 अदिश का गुणनफल अदिश ही होता है। भले 2 सदिश का गुणनफल अदिश सदिश दोनों होता है, पर 2 अदिशों का गुणनफल तो अदिश ही होगा, ठीक है ना। तो I × T, अदिश का गुणनफल अदिश, तो आवेश एक अदिश राशि, ठीक है ना। अब हम चलते हैं आवेश के टाइप में। आवेश के प्रकार, आवेश के प्रकार, इसके लिए थोड़ा सा आप लोग समझ लेंगे, पूरे लाइफ में कभी नहीं भूलेंगे। नहीं समझेंगे इसका उल्टा भी है। आवेश के प्रकार में ये बता दें, जैसे मान लीजिए 2 वस्तु का आपस में क्या किया, हमने रब किया, रगड़ दिया, घर्षण करा दिया। 2 वस्तु को एक दूसरे से रगड़ते हैं, तो ऐसा करने पर होता क्या है? ऐसा करने पर 2 वस्तु का आपस में रगड़ने पर क्या होता है? होता ये है कि एक वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकल करके दूसरी वस्तु में चले जाते हैं। जब 2 वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है तो एक वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, दूसरी वस्तु में जाके जमा हो जाते हैं। तो जब एक वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो जिससे इलेक्ट्रॉन निकलेंगे उसमें इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाएगी, और ये जिसमें जमा हो जाएंगे तो उसमें इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो जाएगी। और जिस वस्तु में इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी तो उसमें धन आवेश होगा, और जिस वस्तु में इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होगी वो ऋण आवेशित हो जाएगी। अब बात यह है कि आप कहोगे 2 वस्तुओं को रगड़ेंगे तो किससे इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, किसमें जमा हो जाएंगे। तो उसके लिए थोड़ा सा एक बात और समझना होगा, कार्यफलन। कार्यफलन वैसे अब इसके पहले क्लासों में तो नहीं, आगे पढ़ने को मिलेगा, और फिलहाल आप इससे थोड़ा सा परिचित रहिए। कार्यफलन होता हुआ ऊर्जा की स्थलीय ऊर्जा से इलेक्ट्रॉन निकलने लगे।
किसी धातु से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन कराने के लिए आवश्यक ऊर्जा को कार्यफलन कहा जाता है। जितनी ऊर्जा दे देने से उससे इलेक्ट्रॉन निकलने लगे। तो आपको ये बता दें हम कि इलेक्ट्रॉन उससे निकलेंगे जिसका कार्यफलन कम होगा और इलेक्ट्रॉन उसमें जमा होंगे जिसका कार्यफलन ज्यादा होगा। जैसे दो वस्तु आपने लिया और दो वस्तुओं में से एक का कार्यफलन कम है, दूसरे का कार्यफलन ज्यादा है, उन दोनों को आपस में रगड़ दिए। तो जब रगड़ दिए तो जिसका कार्यफलन कम है उससे इलेक्ट्रॉन निकल करके उस वस्तु में चले जाएंगे जिसका कार्यफलन ज्यादा है। तो जिससे इलेक्ट्रॉन निकलेंगे उसमें इलेक्ट्रॉन की कमी होने से धन आवेश और जिसमें जमा हो जाएंगे तो इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होने से उसमें ऋण आवेश। ठीक है ना। तो ये आवेश जो है वो दो प्रकार के हुए, एक धन आवेश और दूसरा ऋण आवेश। धन आवेश में इस इलेक्ट्रॉनों की कमी होना और ऋण आवेश में इस इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होना। और इलेक्ट्रॉन की कमी किसमें होती है जिसका कार्यफलन कम होता है और अधिक किसकी होती है, अधिकता उसमें होती है जिसका कार्यफलन ज्यादा होता है। ठीक है ना। जैसे मान लीजिए हम एक वस्तु ए ले लीजिए, दूसरी वस्तु ले लीजिए बी। ए और बी दो वस्तु इनके वो हम आपस में रगड़ देंगे, एक दूसरे से क्या किए, रगड़ दिए। इसका कार्यफलन फाई ए और इसका कार्यफलन जो है वो क्या होता है, फाई बी। कार्यफलन फाई से करते हैं। मान लीजिए ये ऐसे है, इसका कार्यफलन कम है, इसका कार्यफलन ज्यादा है। ये वस्तु है, बी वस्तु है। ठीक, ये वस्तु है, एक तो बी वस्तु है, दोनों को रगड़ रहे हैं एक दूसरे से। इसका कार्यफलन कम है, इसका कार्यफलन ज्यादा है। तो जब दोनों को रगड़ेंगे तो इससे इलेक्ट्रॉन निकल करके इसमें चले जाएंगे, इससे इलेक्ट्रॉन निकलकर इसमें चले जाएंगे, अर्थात इलेक्ट्रॉनों की इसमें क्या होगी, कमी, और इसमें इलेक्ट्रॉनों की क्या होगी, अधिकता। ठीक है, बात को समझना है। ये संकेत से हमने कहा ए और बी दो वस्तु हैं, इन दोनों का आपस में रगड़े, इसका कार्यफलन है कम, इसका कार्यफलन है अधिक, तो इससे इलेक्ट्रॉन निकल के कहाँ जा रहे हैं, बी की तरफ। इसका मीन्स इसमें इलेक्ट्रॉनों की क्या हो रही है, कमी, और इसमें इलेक्ट्रॉनों की क्या हो रही है, अधिकता। तो ये वस्तु क्या होगी, धनावेशित। और ये वस्तु जो होगी वो क्या होगी, ऋणावेशित। ठीक है ना। जब दो वस्तुओं का आपस में हमने रगड़ा तो एक से इलेक्ट्रॉन निकल के दूसरे में चले गए, तो जिससे इलेक्ट्रॉन निकल गए वो क्या हो गई, धनावेशित, और जिसमें इलेक्ट्रॉन गए वो क्या हो गई, ऋणावेशित। ठीक है ना। अर्थात आवेश कितने प्रकार के हुए, दो प्रकार। एक होता है धन आवेश, दूसरा होता है ऋण आवेश। ठीक है ना। तो ये है आवेश, कहेंगे आवेश दो प्रकार के होते हैं, धन आवेश और ऋण आवेश। धन आवेश की परिभाषा क्या करेंगे आप, जब दो वस्तु को आपस में रगड़ा जाता है तो एक से इलेक्ट्रॉन निकल कर दूसरे में चले जाते हैं, तो जिस वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं उसमें जो आवेश उत्पन्न होगा वो धन आवेश कहलाएगा। और जिस वस्तु में इलेक्ट्रॉन जाके जुड़ जाएंगे तो उसमें उत्पन्न होने वाला आवेश क्या कहलाएगा, ऋण आवेश। इसको जब आप छोटी क्लासों में पढ़ते थे तो आप लोगों को याद दिलवा दें, ये कहा जाता था एक कांच की छड़ है, कांच की छड़, और इसको रगड़ते थे किसमें, रेशमी कपड़े से, रेशमी कपड़े। तो इसमें धन आवेश उत्पन्न होता था, इसमें ऋण आवेश। कांच की छड़ को रेशमी कपड़े से रगड़ने पर कांच की छड़ में कौन सा आवेश, धन, और रेशमी कपड़े में ऋण आवेश। ऐसे ये बोला जाता था कि एवोनाइट की छड़ और उसको ऊनी कपड़े से रगड़ते थे, तो इसमें क्या होता था, ऋण आवेश, इसमें क्या होता था, धन आवेश। मतलब इससे इलेक्ट्रॉन निकल के इसमें जाते थे, और जब इन दोनों को रगड़ते हैं तो इससे इलेक्ट्रॉन निकल कर यहाँ आते। फिर से सुनना, कांच की छड़ को रेशमी कपड़े से जब रगड़ा गया तो इससे इलेक्ट्रॉन निकल के कहाँ गए, यहाँ। ये 7वीं क्लास में लिखी हुई परिभाषा,
तो इसमें ऋणांक की क्षण में जो आवेश उत्पन्न हुआ वो क्या है? धन आवेश। एवोनाइट की क्षण को उंगली कपड़े से रगड़ने पर इससे इलेक्ट्रॉन इसमें आने लगे तो ये ऋण आवेशित हुआ, ये धन आवेश। ठीक है ना। तो ये है, आप मोटे तौर पर ये जानिए कि इलेक्ट्रॉनों की कमी मीन्स धन आवेशित और इलेक्ट्रॉनों की अधिकता मीन्स ऋण। ठीक है ना। तो आवेश के प्रकार में आपने क्या कहा? नंबर 1 यानी ये 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 धन आवेश, ठीक है, और नंबर 2 ऋण आवेश। इसमें हमने कहा इलेक्ट्रॉनों की कमी होना, तो इसमें इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होना, ठीक है ना। इसको प्रारंभ में क्या कहा जाता था? रेजनी का धन आवेश को पहले काचाप कहा जाता था। क्या कहा जाता था? काचाप। और इसको क्या कहा जाता था? रेजनी। आवेश का पुराना नाम। आवेशों का पुराना नाम। आवेशों का पुराना नाम। एक इसको क्या कहा जाता था? काचाप। इसको क्या कहा जाता था? रेजनी। फिर अमेरिका के एक वैज्ञानिक बेंजामिन फ्रैंकलिन थे, उन्होंने काचाप को कहा है धन आवेश और रेजनी को कहा है ऋण आवेश। यदि बेंजामिन फ्रैंकलिन ये न बताए होते तो आज जिनको हम धन आवेश ऋण आवेश कहते हैं उनको क्या कहते? काचाप और रेजनी कहते। ठीक है ना। अब यहाँ पर धनावेश ऋणावेश, ठीक है ना। अब आपको बता दें धनावेश इलेक्ट्रॉनों की कमी होना, और जब इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी तो उसका द्रव्यमान घटेगा। धनावेशित वस्तु का द्रव्यमान क्या होता है? घटता है। और ऋणावेशित वस्तु का द्रव्यमान बढ़ता है। यदि ये कह दिया जाए कोई वस्तु है, यदि उसको धन आवेशित करेंगे तो क्या होगा? तो उसके द्रव्यमान में कमी आएगी। यदि ऋण आवेशित वस्तु है तो उसके द्रव्यमान में वृद्धि होगी। ठीक है ना। बढ़ना घटना बता रहे हैं, अधिक कम मत समझ लेना। ठीक है ना। ये है तो धनावेश और ऋणावेश। धनावेश ऋणावेश। अब यहाँ पर यदि एक जैसे आवेश होते हैं तो वो दोनों एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, और अलग अलग टाइप के आवेश होते हैं तो क्या करते हैं? आकर्षित भी करते हैं। ठीक है ना। तो ये सजातीय आवेश एक दूसरे को क्या करेंगे? प्रतिकर्षित। विजातीय आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं? आकर्षित करते हैं। तो इसके बारे में थोड़ा सा और बता दें। ठीक है ना। तो देखना क्या हमने बताया। ये महत्वपूर्ण बिंदु की बात करें, की पॉइंट की बात करें तो यहां पर नोट लिखे लीजिए। किसी वस्तु को धनावेशित करने पर उसका द्रव्यमान घटता है। ठीक है। और किसी वस्तु को करने पर उसका द्रव्यमान बढ़ता है। ठीक है। ये कोई वस्तु है, कोई वस्तु, उसी वस्तु को हमने धन आवेशित लिया एक बार, और एक बार उसी वस्तु को क्या लिया? उदासीन अवस्था, और एक बार
वस्तु वही है, पर एक बार क्या है धन आवेशित है, उसी को हमने एक बार क्या किया धन आवेशित, एक बार उसी को क्या किया ऋण आवेश एक समय वही क्या वस्तु है उदासीन यदि इसके द्रव्यमान को हम m प्लस लेंगे और इसके द्रव्यमान को m माइनस ले लें और इसके द्रव्यमान को m ले लें, समझना। कहना हम ये चाहते हैं कि वस्तु एक ही है और यदि वो तीन अवस्था में है, धनावेशित अवस्था में है, ऋण आवेशित अवस्था में है और उदासीन अवस्था में है, तब m प्लस जो है वो छोटा होगा m से और m माइनस बड़ा होगा, ठीक है ना। ये एक ही वस्तु है, धनात्मक आवेशित अवस्था में, धन आवेशित अवस्था में, उदासीन और ऋण आवेशित। तो इस समय द्रव्यमान इसका कम रहेगा, इस समय उससे ज्यादा रहेगा, इस समय सबसे ज्यादा रहेगा। ऐसा मत समझना ये A है, ये B है और ये C है और ये धनात्मक है, ये ऋणात्मक है और ये उदासीन है। ये क्या है उदासीन है। तो यम A और यम B और यम C ये अनिवार्य नहीं है। हम यहां जो है कि एक ही वस्तु की बात कर रहे हैं, वस्तु एक ही हो और एक बार वो धन आवेशित अवस्था में भी जाए, एक बार उदासीन अवस्था में, एक बार ऋण आवेशित अवस्था में, तब धन आवेशित के समय द्रव्यमान कम, उदासीन के समय उससे ज्यादा, ऋण आवेशित के समय उससे भी ज्यादा। लेकिन अलग अलग जो वस्तुएं हैं क्या है अलग अलग वस्तुएं हैं, एक धन आवेशित है, एक उदासीन है, एक ऋण आवेशित है, तो ये जरूरी नहीं है। हम ये बता रहे हैं कि जितना इसका पहले से रहा होगा तो घटेगा धन आवेशित करने पर, ऋण आवेशित करने पर बढ़ेगा। ये आज बोल रहे हैं, अनिवार्य नहीं है कि ये हो, ठीक है ना। ये इसको समझिए, समझ पा रहे हैं कि नहीं, ठीक है ना। ये तो ये सही नहीं है, मतलब अनिवार्य नहीं है, हो भी सकता है और नहीं भी, पर ये राइट है, ठीक है ना। तो ये किसी वस्तु को धनावेशित करने पर उसका द्रव्यमान घटता है, कहेंगे घटता कैसे है, घटता कैसे ये भी सुनो। इलेक्ट्रॉन कब होंगे द्रव्यमान के धनावेशित मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी होना, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान जब इलेक्ट्रॉन निकलेंगे उससे तो उनका कुछ न कुछ तो द्रव्यमान होते हैं। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता बहुत कम है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है 9.1 में 10⁻⁻31 kg। ये यदि किसी आवेशित वस्तु से यदि किसी वस्तु से एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो उस एक इलेक्ट्रॉन के निकलने पर इतना द्रव्यमान कम होगा। यदि किसी वस्तु को धन आवेशित करते हैं उससे एक इलेक्ट्रॉन निकलता है तो इतना द्रव्यमान उसका कम होगा। कहोगे इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान बहुत कम होता है, अरे द्रव्यमान बहुत कम होता भले है पर कुछ तो होते है, तो उधर तो कम हो ही जाएगा, ठीक है ना। समुद्र से एक गिलास पानी निकाल लोगे, कहोगे उसका कितना तल घटेगा लेवल, अरे लेवल घटेगा या न घटे पता चले या न चले, पर टोटल पानी में एक गिलास तो कम कहलाएगा ही, ठीक है ना। तो किसी वस्तु से यदि एक इलेक्ट्रॉन निकल जाता है तो उस इलेक्ट्रॉन के निकलने से उसके द्रव्यमान में कुछ न कुछ कमी आएगी। कितनी कमी आएगी, जितना उस इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है। ये तो है नहीं कि इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा द्रव्यमान को छोड़ जाएगा, जब इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो अपना द्रव्यमान लेके जाएगा, अर्थात धन आवेशित का मतलब इलेक्ट्रॉनों की कमी है, इलेक्ट्रॉनों की कमी होने से द्रव्यमान घट जाएगा और इस इलेक्ट्रॉन जिसमें जाकर जुड़ जाएंगे वो ऋण आवेशित होगी, इसका मतलब होगा उसका द्रव्यमान बढ़ेगा। तो ये मत सोचिएगा कि आवेशित करने पर द्रव्यमान पर कोई नहीं प्रभाव पड़ता, ध्यान रखना। धन आवेशित करने पर द्रव्यमान घटेगा, ऋण आवेशित करने पर द्रव्यमान बढ़ेगा, ठीक है ना। और किसी वस्तु के आवेश पर वेग का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, जरूर
कोई वस्तु गतिमान है तो चाहे उसका वेग अधिक कर दो चाहे कम कर दो, जितना आवेश है उसमें उतना आवेश रहेगा। ठीक है ना। तो अब तो यहाँ तक आप लोग इस पे पढ़े, इसके आगे नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ठीक है। और पूरी तैयारी के साथ पढ़ेंगे। जब हर दिन का टॉपिक आप क्रम से पढ़ते जाएंगे तो सब कुछ समझ में आएगा। ऑफलाइन क्लास भी स्टार्ट होने वाली है। ठीक है। थैंक यू। जय हिंद।